गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस के जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। पहला होगा ब्रीथिंग मैकेनिज्म और हमारा दूसरा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का? जो चैप्टर है वो तो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन आवर body is called respiration, है ना। respiration में क्या होता है? in the process of respiration, oxygen is taken in या taken into our body from atmosphere। एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड carbon dioxide is released into the atmosphere। और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। कहां रिलीज कर रहे हैं? इनटू द एटमोस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि फूड जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो टूट के एनर्जी रिलीज करता है, और ये रिलीज कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी में होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। अब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज टेकन इनटू आवर बॉडी। क्यों? ताकि फूड को ऑक्सीडाइज किया जा सके। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्यों? थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कारण, क्योंकि रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस between the air and the blood, है ना। यानी एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन का, ये किसके किसके बीच होता है? एयर और ब्लड के बीच। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, देख लो। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को ब्रेथ इन किया जाता है एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर, ताकि फूड ऑक्सीडाइज्ड हो और वो टूट के क्या बनाए? एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ वो बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का, ये एयर और ब्लड के बीच हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब है व्हाट इज ब्रीथिंग। इट इज
द प्रोसेस, इट इज का मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर reached in oxygen, एयर किसमें रीच है, रीच इन ऑक्सीजन इज टेकन into the body and air rich in carbon dioxide is expelled, expelled मतलब बाहर निकालना, expelled out of the body, expelled out of the body, है ना। यानी ब्रीथिंग में दो ही चीज हो रहा है, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, जब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं उसको कहा जाता है, इज कॉल्ड इनहेलेशन, इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर निकालना, एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड out of the body is called क्या, exhalation। ठीक है, तो ये हो गया एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हम तब कहते हैं जब ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन तब कहते हैं जब हम CO2 को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है, ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म दो तरह का है। एक है ब्रेथ इन और दूसरा है ब्रेथ आउट। ठीक है, तो हम इसको बिठा देते हैं थोड़ा। ब्रीथिंग क्या है, जिसमें एयर इनरिच विथ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच एयर बॉडी के बाहर जाएगा। जब हम एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं ब्रीथिंग में, उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं, और जब बॉडी से CO2 को रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रीथिंग मैकेनिज्म दो प्रकार का है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है ये दो टाइप का है। पहला क्या है, पहला है ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग इन, और दूसरा है ब्रीथिंग आउट। जो ब्रीथिंग इन है या ब्रीथिंग आउट है, इसमें दो फैक्टर कॉमन है, टू फैक्टर्स आर कॉमन। क्या क्या, एक रिब्स और दूसरा डायफ्राम, है ना। डायफ्राम क्या है,
ये एक मस्कुलर एपर्चर है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, अब ब्रीथिंग इन में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। क्या क्या इन्वॉल्व करता है वो देखो। पहला, द मसल्स बिटवीन द रिब्स, पंजर के बीच में जो मसल्स है, द मसल्स बिटवीन द रिब्स contract as a result of which the ribs goes upward। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो हमारा मसल्स है, ठीक है, ये क्या होगा, द मसल्स जो है बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। तो रिब केज कर देते इसको, बेटर होगा, रिब केज गोज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। दूसरा फैक्टर क्या है, डायफ्राम, और डायफ्राम क्या होगा, द डायफ्राम goes inward and downward, inward and downward। पहला क्या हुआ कि मसल्स बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मसल्स बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब केज क्या किया, गोज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरा जो डायफ्राम है ये अंदर की तरफ गया और नीचे की तरफ चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, द रिब केज एक्सपेंड, रिब केज फैल गया। एज अ रिजल्ट मोर अमाउंट, एज अ रिजल्ट मोर अमाउंट ऑफ एयर sucked into the lungs, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एयर लंग्स के अंदर गया, एंड द लंग्स एक्सपेंड, और इसी के साथ क्या हुआ, लंग्स एक्सपेंड किया, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, पहले जो रिब केज है वो एक्सपेंड किया, प्लस मोर अमाउंट ऑफ एयर सक इनटू द लंग्स, और लंग्स का एक्सपेंशन। दूसरा, ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट में क्या हुआ, इसमें भी वही दो कॉमन चीज है, लेकिन यहां पे तरीका उल्टा हो जाएगा। यहां पे जो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अब यहां पे एक्सपेंड करेगा, तो ब्रेथ आउट करेगा। है ना। ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट का पहला होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, मतलब फैलेगा। एज अ रिजल्ट द रिब केज मूव upward, move inward and downward, है ना। रिब केज अंदर की तरफ जाएगा, जब श्वास लेते हैं तो छाती फूलता है, तो रिब केज ऊपर की तरफ जाता है, जब श्वास को छोड़ते हैं तो रिब केज नॉर्मल पोजीशन में आता है, यानी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। दूसरा क्या होगा, डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये क्या करेगा, अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
जो आपका पूरा ब्रीथिंग इन का कहानी है। अब आगे क्या होगा देखो, ब्रीथिंग आउट। अब देखो उसका द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। रिब केज ब्रीथिंग इन में फैल गया था, रिलैक्स है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित हो रहा है। सो द एयर comes out of the lungs through nostrils via trachea into the atmosphere, है ना। तो जैसे ही हम श्वास, रिब केज कॉन्टैक्ट करेगा, जो लंग्स से एयर एक्सेस घुसा था वो बाहर निकलेगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा क्या होगा, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। अब लंग्स फिर से जो फैल गया था वो कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन ह्यूमन में किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है ह्यूमन में, नोज पहला, फेरिंग्स दूसरा, लैरिंग्स तीसरा, ट्रैकिया चौथा, फोर्थ, फिफ्थ इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, और सिक्स्थ हो जाएगा लंग्स, है ना। सबसे पहले है नोज में। नोज क्या है, ये नो नाक है हमारा। इट इज मेड अप ऑफ, बड़ा थोड़ा लिखते हैं ना, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इंटरनली। हमारा जो नाक है ये बोन और कार्टिलेज का इंटरनली बना हुआ होगा, एंड कवर्ड बाय, और कवर है, कवर्ड बाय स्किन फ्रॉम आउटसाइड, और स्किन से ये बाहर से घिरा हुआ है। दूसरा, इट कंटेन नेसल पोर, है ना। इट कंटेन 2 नेसल पोर। 2 नेसल पोर कैसे हुआ, विच इज डिवाइडेड बाय नेसल सेप्टम। ये हमारा 2 नेसल पोर है, और इसके बीच में ये जो पार्टीशन है नाक का, इसको कहा गया है नेसल सेप्टम। उसके बाद द इनर पार्ट ऑफ द नोज कंटेन हेयर। जो इनर पार्ट ऑफ द नोज है वो कंटेन करता है हेयर, जिसको क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल, है ना। द इनर पार्ट ऑफ द नोज कंटेन हेयर, जिसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है, प्लस नोज या
nasal passage also contain mucus। ठीक है, तो एक हो गया हेयर और एक हो गया म्यूकस, ये दोनों मिलके क्या करता है, both this trap the dust particles, है ना, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है entering the nose along with air along with air। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल इंटर करता है नोज को along with air, ठीक है, इससे ये होता है कि डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम खास करके ट्रैकिया या लंग्स तक नहीं जा पाता है। दूसरा, एयर के साथ जब इस एयर का फ्रिक्शन होता है इट मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, ये जो एयर को मॉइस्चर करता है और वार्म पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, यही जब हमारे लैरिंग्स में आता है इट हेल्प्स इन कॉजिंग वाइब्रेशन एंड दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट फेरिंक्स जो है ये क्या है, इट इज लोकेटेड इन थ्रोट, कहां में पाया जाता है, हमारे थ्रोट में पाया जाता है, बिटवीन नेसल पैसेज एंड लैरिंक्स, है ना, नेसल पैसेज और लैरिंक्स के बीच। दूसरा, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये एक कॉमन रास्ता है जिससे फूड और एयर दोनों पास होता है। ठीक है, और ये जो फेरिंक्स है, ये फेरिंक्स जो है बेसिकली, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो नेसल पैसेज के पीछे है वो नासोफेरिंक्स, बगल कैविटी के अंदर है, पीछे है वो एक होगा, और एक लैरिंग्स के आगे है वो नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, ये 12 का कंसेप्ट है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अब फेरिंक्स के बाद क्या है, फेरिंक्स क्या है तो समझ आ गया कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, और वो नेसल पैसेज और लैरिंग्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद और लैरिंग्स। लैरिंग्स को कहा जाता है इट इज द अपर enlarged portion of the trachea। जो विंड पाइप या ट्रैकिया का अपर इनलास्ट पोर्शन है, तो इस तरह से देखो, है ना, तो ये जो अपर इनलास्ट पोर्शन है इसी को कहा जाता है लैरिंग्स। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस साउंड, यही साउंड प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। इट इज more developed in male than female। ये मेल में ज्यादा डेवलप होता है कौन, लैरिंग्स, देन फीमेल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको,
एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स है इसमें 6 तरह का कार्टिलेज होता है, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है। अब लैरिंग्स के बाद क्या होगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होगा, इट इज अ ट्यूब लाइक आउटग्रोथ passing through the neck। ये एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ है जो हमारे नेक पोर्शन से पास हो रहा है, एंड बाइफरकेट इन द, और बाइफरकेट 2 भाग में बढ़ जाता है, इन द थोरैसिक कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है, इनटू 2 ब्रोंकाई, 2 भाग में बढ़ता है जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है, इंटरिंग इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। कहां पे इंटर करता है, रेस्पेक्टिव लंग्स, ठीक है। द ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन इट इज deficient of air due to presence of C-shaped cartilaginous ring। जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं करता है, उसमें एयर की कमी होती है या लैरिंग्स में वाइब्रेशन से जो प्रेशर पड़ता है, फिर भी क्यों कोलैप्स नहीं करती है, क्यों नहीं टूटती है, बिखरती है, उसका कारण है उसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है जो इसको बचाता है। तो इस तरह का होगा ट्रैकिया। ये हो गया लैरिंग्स, ये 2 भाग में बटा, ये हो गया ब्रोंकाई दोनों, और इसमें इस तरह से सी शेप कार्टिलेज रिंग रहेगा, है ना। यही सी शेप कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया या विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाएगा। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ है जो थ्रू द नेक पास होता है और फिर ये 2 भाग में बढ़ जाता है इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में बढ़ता है किसमें, इनटू 2 ब्रोंकाई, ये दोनों ब्रोंकाई हो गया, और कहां पे इंटर करता है, दोनों साइड में जो एक लंग्स है उसके अंदर। ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि इसमें सी शेपेड कार्टिलेजिनियस रिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप किसको बोला अभी हम, ट्रैकिया को। ये विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। विंड पाइप डिवाइड करता है 2 ब्रोंकाई में, और 2 ब्रोंकाई में डिवाइड करने के बाद into 2 bronchi to enter into 2 respective lungs। लंग्स में दोनों ब्रोंकाई एंट्री क्या है। अब वहां पे
the bronchi then divides into several smaller tube। अब ये ब्रोंकाई फिर छोटे छोटे ट्यूब में लंग्स के अंदर डिवाइड करेगा, इसको क्या कहेंगे? कॉर्ड ब्रोंकियोल्स। क्या होगा? कॉर्ड ब्रोंकियोल्स। एंड द स्मॉलेस्ट bronchioles terminate into, smallest bronchiole किसमें terminate करेगा? terminate into air sac और alveoli। और ये जो smallest bronchiole है ये terminate करेगा into air sac या alveoli। देखो फिर से, ये जो bronchi bronchiole में क्या है कि wind pipe जब चेस्ट कैविटी में आया तो ये दो पार्ट में बाइफर्केट किया, 1 और 2। ये दोनों बाइफर्केशन को क्या कहा गया? ब्रोंकाई कहा गया। ये ब्रोंकाई कहां पे इंटर किया? इंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स, दोनों लंग्स में एंट्री किया। जब दोनों लंग्स में एंट्री किया तो फिर क्या हुआ? लंग्स में एंट्री करने के बाद ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड किया इनटू सेवरल स्मॉलर ट्यूब। इस तरह से डिवाइड किया, है ना? इसको क्या कहा गया? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल का जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल है वो सबके दोनों तरफ का वो टर्मिनेट किया इनटू एयर सैक और एल्वियोली। ठीक है? और एयर सैक ही वो स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है? अब लंग्स। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में होगा, देखो क्या, यहीं पे लिख देते हैं। लंग्स इट इज, इसमें दोनों लंग्स, इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्ल्यूरा। ये किसमें डिवाइड हुआ? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में कवर्ड हुआ, इसको कहा गया प्ल्यूरा। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई इंटर करता है, ये ब्रोंकाई फिर डिवाइड करके क्या बनाता है? सेवरल स्मॉलर ट्यूब्स। ये सेवरल स्मॉलर ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो किसमें टर्मिनेट होगा? अभी बताए थे, वो टर्मिनेट होगा एल्वियोली में। एल्वियोली जो है, इसका एल्वियोली का जो वॉल है ये थिन होता है। ठीक है? प्लस ये एल्वियोली वॉल जो है it is surrounded by thin blood capillaries। और इसी कारण से एल्वियोलर वॉल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है? एल्वियोली में जो प्योर एयर होता है उसको वो ब्लड को ट्रांसफर करता है, और ब्लड से जो CO2 लेता है वो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारे ट्रैकिया के थ्रू नेसल कैविटी से बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। और ये पूरा मैकेनिज्म है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।